Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो, मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है। ये मेरा यूपीएससी में 5वां अटेम्प्ट था और ये मेरा 3rd इंटरव्यू था। मैंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 248 से क्योर करी हुई है। मैंने 5 प्री दिए हुए हैं और मेरे 4 प्री मैंने लगातार क्वालिफाई किए हुए हैं, पहला वाला छोड़ के। तो कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है नहीं, सबको ही मालूम है कि हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन यहीं पे हो गया और 10 क्वेश्चन करीब करीब जो हैं वो जियोग्राफी के रहते हैं, 60 क्वेश्चन हो गए और 10 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस एंड टेक के हो गए, 70 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक एक बार आपने थ्योरी ही कर लिया है ना, थ्योरी से ही साइंस एंड टेक निकल जाएगा, थ्योरी से ही निकल जाएगा। लेकिन हम लोग ये स्ट्रेटजी ओपन है, लेकिन फिर भी हम लोग करंट अफेयर की तरफ भागते रहते हैं स्टैटिक पढ़ने के अलावा। तो मैंने भी कई बार शायद यही किया है, मुझे विकास रंजन सर की गाइडेंस थी कि आपको करंट अफेयर मैगजीन में नहीं फंसना है। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रिवीजन करना चूँकि बहुत मुश्किल काम है। आपने हिस्ट्री को 2-3 महीना दिया, पॉलिटी को 1 महीना दिया, आपने पढ़ा और जब आप दोबारा रिवीजन में गए तो आपके पास सिर्फ 15 से 20% बचा। ये कतई हार्ट ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए शायद हम रिवीजन से भागते हैं। तो अगर आपको प्री निकालना है तो रिवीजन करते रहिए, स्टैटिक से स्टिक करिए। 50 से 60 क्वेश्चन आराम से स्टैटिक से आता है और जो करंट अफेयर आता भी है वो जो है वो 2 या 3 साल पुराना करंट अफेयर है। वो आपने 1 साल के न्यूज़ पेपर आपको पढ़ना है। मैं न्यूज़ पेपर पढ़ने का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। आपको न्यूज़ पेपर डेली पढ़ना है। एक तो उससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का डेवलप होगा, दूसरा ये है कि आप सारे जीएस के सब्जेक्ट से इंगेज करेंगे और आपका रिवीजन होता रहेगा। तो अगर आपको प्री में जीएस निकालना है तो आप इन स्टैटिक सब्जेक्ट को स्टिक करिए, रिवाइज करिए, नोट्स अपडेट करते जाइए या करंट अफेयर्स से अपडेट करते जाइए न्यूज़पेपर पढ़ के। तो ये आपको जो है प्री करते समय ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि प्री में एग्ज़ाम के दौरान चूँकि बहुत ही प्रेशर होता है, एग्ज़ाम के पहले भी होता है, तो 2-3 चीज़ें मैं एग्ज़ाम के पहले करता था। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मैं अपना स्लीप साइकिल ठीक कर लेता था। मैं रात को 10-11 बजे मैं सोने लगता था, क्योंकि अगर उस दिन रात को आपको नींद नहीं आई और प्री बहुत ही गर्मी में होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वहाँ पे अपने ब्रेन का 100% नहीं यूज कर पाएंगे। तो एक तो मैं ये करता था। दूसरा ये है कि पेपर के 2-3 दिन पहले से मैं जल्दी सोने लगता था 9-10 बजे, कि पूरी एक 8-9 घंटे की नींद हो जाए और उस दिन मुझे ज़्यादा ना सोचना पड़े। एक स्लीप रिचुअल बना लेता था, जैसे मैं अपने आप को स्टोरी सुनाता हूँ सोते समय, छोटी सी 2 मिनट स्टोरी सुनाता हूँ और नींद आ जाती है। आपका कोई भी रिचुअल हो सकता है। दूसरी बात ये हुई एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर कैसे मेंटेन करना है। जैसे जब मैं पहला अटैम्प्ट देने गया था या दूसरा अटैम्प्ट देने गया था तो एग्ज़ाम हॉल का इन्वायरमेंट भी बहुत डॉन्टिंग होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत सारी किताबें पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे गाड़ियों से आएंगे, आप ऐसे ही गए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ 4-5 लोग उनको भेजने आए हैं, बहुत सारे लोग एकदम बहुत ही इंटेंस होकर अपने नोट्स पढ़ रहे होंगे, आपको लगे। तो इन सब इन्वायरमेंट से नहीं डरना है आपको। अगर आपका तरीका है कि आप वहाँ जाके नहीं पढ़ना, तो आपको यकीन रखना है कि नहीं, जो मैं पढ़ के आया हूँ मोर देन सफिशिएंट है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर की। ये पेपर में अलग अलग सेट होते हैं और अपना टेम्पर, अपना काम मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। 2023 का मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम पेपर था और एक मेरा फ्लैश है इस पूरी प्रिपरेशन में कि उस बार जब कट ऑफ 75 थी, आई गॉट 108। तो स्टार्टिंग में मेरे में उसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड थे कि गिलहरी का बिहेवियर वगैरह कुछ पूछा था। तो
नहीं हो रहे थे, मैं मुश्किल में था, मैं मेरा दिमाग परेशान हो रहा था कि क्या ये अटेम्प्ट जाएगा। तो ये जब आपके साथ थॉट आए ना, तो आपको अपने आप को ये यकीन दिलाना है, जैसे 3 इडियट बोलता है ना, ऑल इज वेल, तो आपको ये बोलना है कि नहीं, आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, आगे पॉलिटिक्स क्वेश्चन होंगे, आगे इकोनॉमिक क्वेश्चन होंगे, जो मुझे आते होंगे वो मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। मैंने उस बार क्या किया हुआ था, स्टार्टिंग के 20-22 क्वेश्चन जो हैं, चूँकि वो इन्वायरमेंट और जोग्राफी के थे और वो नहीं उतना आसानी से हो रहा था, मैंने पेपर पलटा और मैंने 100 से करना शुरू किया और लगातार 12 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन के थे, IR के थे, लोकेशन बेस्ड। तो वो मेरे लगातार सही हो गए, सिर्फ 4-5 मिनट में सही हो गए। और फिर जो फ्लो बना पॉलिटी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, लगातार क्वेश्चन लगे हुए थे और वो सही होते चले गए। तो ये आपको ध्यान में रख के जाना है कि अगर आपके स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपको अपना नर्व नहीं खोना है, आपको अपना कूल नहीं खोना है, आपको अपने आप को बोलना है कि नहीं, हो जाएगा। एक और बात जो है प्री को लेकर, जो है ये प्री को लेकर है कि आपको रिजिड होके नहीं जाना है। जैसे मान लो टेस्ट सीरीज में आपके 82 क्वेश्चन में 100 क्रॉस कर रहा है, तो उस फार्मूले से नहीं जाना है कि वहाँ भी 82 क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि पेपर वहाँ पे कतई अलग आ सकता है। हो सकता है पेपर मुश्किल आए तो आपको 82 क्वेश्चन में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है पेपर ईजियर साइड में आ जाए, जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ बढ़ के गई है तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक मेरे सीनियर थे, वो जब मेरा पहली बार प्री हुआ था, जो उस बार 2021 में काफ़ी रैंडम पेपर आया हुआ था, उन्होंने 82 ही किए, इस वजह से उनका GS में मार्क्स कम हो गया। और तो ये रिजिड अप्रोच करके नहीं जाना है। दूसरा बात इसमें जो आता है टेस्ट सीरीज को लेकर, कि टेस्ट सीरीज में नंबर हमारे कई बार वेरी करते हैं, उससे हमें डिमोटिवेशन आता है, कई बार हमारे नंबर खूब ज़्यादा आ जाते हैं तो हम कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो ये बात ध्यान रखो कि कोई भी टेस्ट सीरीज UPSC का जो वो सीट का बैलेंस होता है ना, कि 25 से 30 हलवा क्वेश्चन, कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ की वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएगी। अब देखिए, राइट टू प्राइवेसी क्वेश्चन पिछले 4-5 साल से लगातार आ रहा है, दैट इज 2 नंबर फुल्ली गिवन एवरीवन। ये कोई टेस्ट सीरीज यहाँ पे ये नहीं करेगी। फिर जो भी टेस्ट सीरीज होता है उसका अपना बायस होता है, उसकी कोचिंग की जो मैगजीन होता है, करंट अफेयर का मैगजीन होता है, उससे वो 25-30 क्वेश्चन डालते हैं। UPSC ये कतई नहीं करता है, उसको किसी भी कोचिंग की मैगजीन क्वेश्चन नहीं डालने हैं। तो इसलिए अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो बहुत डिमोटिवेट नहीं होना है, या नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, हो सकता है आपने वो मंथली मैगजीन फॉलो की है, उस 30 में आपने 25 सही कर दिए हैं, तो आपको ओवर द मून भी नहीं हो जाना है कि नहीं अब तो मेरे आराम से 80 क्वेश्चन में ही मेरा 100 क्रॉस कर जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको प्री में सेल थ्रू करने में शायद हेल्प कर सकती हैं। प्री में PYQ सॉल्व करने को जो है उसका रोल जो है बहुत ही इररिप्लेसेबल रोल है, और एक्यूरेसी का रोल है आपको हर साल ही सॉल्व कर लेने हैं। जिसमें आप पहली बार फंसोगे ना, उसमें आप जब दोबारा करोगे थोड़ा थोड़ा उसमें फिर ही फंस जाओगे। ये मत सोचो कि एक बार मैंने सारे PYQ कर लिए अब दोबारा क्यों करना, अब तो मुझे याद हो गए हैं। PYQ करिए। PYQ करते समय मैं एक और ट्रिक, जैसे मैं CSET में फॉलो करता था प्रैक्टिस की, आप ये प्रैक्टिस करिए कि आपके 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो यहाँ पे। जब आप ये यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे जब आप वहाँ पे प्री हैंडल कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में, तब आपका 50 से 55 मिनट में फर्स्ट राउंड हो जाएगा। जब आपका 50 से 55 मिनट में फर्स्ट राउंड हो गया ना, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैंने फर्स्ट प्री दिया था तो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था 1 घंटा 25 मिनट में, या 15 मिनट शायद था, ऐसा कुछ। और उसके बाद मैं कतई पैनिक मोड में आ गया कि बबल भी भरने हैं, अभी सेकंड राउंड भी जाना है, जिन क्वेश्चन में 50-50 है अभी मुझे उन क्वेश्चन को भी दोबारा रिविजिट करना है। आई वॉज कम्प्लीटली इन द पैनिक मोड। तो अगर आप जो 55 मिनट में पहला राउंड कर लोगे तो फिर आपको लगेगा कि अभी तो 1 घंटा, अभी 1 घंटे से ज़्यादा बचा हुआ है, तो वो वहाँ आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। ये मेरे कुछ प्री के लर्निंग्स हैं, एक्सपीरियंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। और मेंस की भी जो है मेरी जर्नी जो है बहुत लंबी रही है, 4 मेंस रहे हैं। और पहले मेंस में मैंने घर में मेरे प्रॉब्लम थी, मेरे फादर को कुछ इलनेस हो गया था, तो इस वजह से जो है मैं टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया था, आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। तो GS में मेरे 323 थे, ऑप्शनल में हालांकि 297 और एसए में 135 था। इस वजह से मेंस हो गया था और फाइनल लिस्ट में भी थोड़े नंबर से चूक गया था। और दूसरी बार भी मैंने आंसर राइटिंग करी, लेकिन उतना अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं हो पाई। आंसर राइटिंग में जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ईगो। हमको लगता है कि जो
हमने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। क्यों? क्योंकि एक तो आंसर राइटिंग बहुत ही फिजिकली मेंटली ट्रेनिंग प्रोसेस है। आप 3 घंटा लिख के आते हैं ना, तो फिर उसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट करता है ना, ईगो पे लगता है, वो नहीं बर्दाश्त नहीं होता है कि 3 घंटा मैंने लिखा, इतना एफर्ट किया और उसमें आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। इसीलिए क्या होता है ना, कई बार जो कॉपी चेक होके आती है ना, कई बार कम नंबर आते हैं तो हम उसको भी हम ग्रजिंगली एक्सेप्ट कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से, कि हार्शली कॉपी चेक कर दी या टाइट कॉपी चेक करी है या सही से नहीं चेक करी है। ये सब चीज़ें हम सोच लेते हैं क्योंकि हमको लगता है वी नो द बेस्ट। तो ये सब चीज़ें इसीलिए शायद मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हैं कि मैं इस ईगो में रहा हूँ। और उस ईगो का एक और चीज़ होती है कि आप वो लिखते हो जो आपको आता है, रादर देन जो पूछा गया है। इस चक्कर में होता क्या है, एक क्वेश्चन में 3 डिमांड है, आपको एक आता है, आपने एक डिमांड में 1.5 पन्ना भर दिया और जो 2 डिमांड है उसमें आपको आधा पन्ने में ख़त्म कर दिया, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर हम लोगों का वही 80s 90s में स्कोर जीएस में रहता है। और हम लोगों को बस डरना नहीं है, इतनी प्रिपेयर किया हुआ है, तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमारे पास मटेरियल जरूर होगा। तो अगर हम तीनों क्वेश्चन को बराबर लेके करेंगे तो अच्छे से हमारा आंसर राइटिंग हो जाएगा। आंसर राइटिंग में टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा रोल है, मेंटोर का बहुत ज़्यादा रोल है। इस बार अमन सर ने, फोरम आईएएस ने मुझे बहुत हेल्प किया। टेस्ट सीरीज में क्या होता था कि मैं फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, मुझको लगता था कि अच्छे नंबर दिए नहीं, क्या गंदी कॉपी चेक कर दी। तो जब वो मेंटोर को मैंने कॉपी दिखाई, ही मेड मी रियलाइज दैट यू आर कमिटिंग these XYZ mistake, that's why you are not given the marks. He made me realize that you are missing the implicit demand. He made me realized, उनके बाद मुझे पता चला कि जो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट होता है, मैं उसको ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले पन्ने में जो 10 मार्कर है, या जो मेन डिमांड है उसमें मैं शायद पहले पन्ने के बिल्कुल मार्जिन में आ रहा हूँ। जबकि करना क्या है, इंट्रोडक्शन में वो जो स्टेटमेंट दिया है वो एक्सप्लेन कर देना है, या फिर उसको मेन आंसर करते समय उसको यूज कर लेना है। जितनी जल्दी आप डिमांड पे आ जाएंगे ना, उतना आप क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। बात होती है ना कि वैल्यू एडिशन की, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की। अगर आप डिमांड ही नहीं एड्रेस करेंगे सब्सटेंशली, एडिक्वेटली, तो फिर वो एक्स्ट्रा देने का, वो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन का, मैप का, फ्लो चार्ट का क्या काम, जब आपने डिमांड को ही नहीं एड्रेस किया है। इसीलिए डिमांड आप जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतना आपको ज़्यादा हेल्प रहेगा। और जो इम्प्लिसिट डिमांड होती है वाई वाला, कि मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नर का जो है, ऑफिस ऑफ गवर्नर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फेडरलिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका एक इम्प्लिसिट डिमांड है ना कि इसमें कुछ फ्रिक्शन चल रहा है, उसको आप इंट्रो में एड्रेस कर दीजिए, स्टार्टिंग के पैरा में उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको ज़्यादा आपको नहीं खींचना है। आप फ्लो चार्ट बना के उसको एड्रेस कर दीजिए, उसमें आपको सिर्फ बताना है कि मैं समझ गया हूँ इम्प्लिसिट डिमांड, और बस थोड़ा सा बता देना है। मैं ये गलती करता था कि मैं उसको ज़्यादा बताता था और जो मेन डिमांड पे बहुत लेट में आ रहा था। तो ये मेंटोर का रोल है, वो आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि ये कमी है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं इसमें PYQ का रोल बहुत मेंशन करना चाहूँगा। PYQ का बहुत ज़्यादा रोल है। जिस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, उस तरीके का क्वेश्चन कोई भी नहीं बना पाता है। और टेस्ट सीरीज जो है रिएक्टिव होती है। जैसे इस तरीके का आप देखेंगे, इस बार आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा, जो GS2 और GS3 में उन्होंने 3-3 एग्जाम्पल पूछे हैं ना, कि हर क्वेश्चन के बाद 2-3 एग्जाम्पल बताइए। इस बार देखना सारे टेस्ट सीरीज वही करने वाले हैं। यूपीएससी फिर चेंज कर जाएगा। तो यूपीएससी का जब आप पेपर PYQ करेंगे, तब आपको वो पता चलेगा कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से वो न्यू एरियाज में जा रहा है। जैसे जोग्राफी में पहले जो है वाटर, अर्बन मैनेजमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आते थे, और कोर एरिया के क्वेश्चन आते थे, ये जब वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो नए एरिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब आप PYQ करेंगे तो पहली बात तो आप ये समझेंगे। दूसरी बात, मेरा PYQ में ये एक्सपीरियंस रहा है कि कई लोग मेंटल मैप बना लेते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ब्रिलियंट हों, लेकिन जो हमारे जैसे, मेरे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप लिखिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपको लिखने का शऊर आता है कि किस प्रोपोर्शन में कौन से पार्ट को एड्रेस करना है, कौन सी कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करना है। फिर दूसरी बात आपको ये पता चलती है कि क्वेश्चन की डिमांड जो है उसको जल्दी कैसे उसमें आ जाना है, और फिर एक टॉपिक में कितने एंगल हो सकते हैं। जल पंचायती राज का एग्जांपल ले लेते हैं,
उसमें जितने PYQ पूछे गए, अगर आपने सारे PYQ को एक साथ हल कर लिया, तो जब आपने पहला आंसर लिखा कम अच्छा आएगा, दूसरा लिखा कम अच्छा आएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जब एक साथ आपने 5 बैठ के आंसर किए PRI के, तो जो आपका छठा सातवां आंसर आएगा ना, वो आपका मॉडल आंसर बन सकता है, वो बेस्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूपीएससी ने पंचायती राज से कितने डायमेंशन पूछे हैं। पहले वो फंड फंक्शन फंक्शनरी पूछ रहा था, अब वो फंक्शनलिटी पे पूछ रहा है। इस बार उसने पूछा कि रूरल PRI को अर्बन PRI में कन्वर्ट करने का क्या रोल रहेगा। इसी तरीके से सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लेते, उसमें भी कई साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मक्कारी ना कीजिएगा, आप ये मत कीजिएगा कि ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्या है ना कि हर क्वेश्चन में अलग डिमांड है। एक बार उसने पूछा हुआ है कि एंटी पॉवर्टी वैक्सीन है SHG, एक बार उसने पूछा हुआ है कि वो ट्विन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मेल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी को। एक बार उसने पूछा हुआ है कि वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे कर सकता है। एक बार उसने पूछा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कैसे हम एम्पावरमेंट ला रहे हैं। फिर उसने पूछा हुआ है कि इसमें कमियां क्या क्या हैं, किस वजह से ये पूरा पोटेंशियल नहीं वर्क कर। आपने देखा ना, अलग अलग डायमेंशन से पूछा हुआ है। तो जब आप ये 5-6 आंसर आपने एक साथ बैठ के लिख लिया, तो एक तो जब आप आखिरी के 2 आंसर तक पहुंचेंगे, तो एक तो आपका इस टॉपिक पे परफेक्ट आंसर तैयार हो जाएगा। दूसरा, आपके दिमाग में पता चल गया कि SHG के क्या क्या डायमेंशन है। तो ये जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 2013 से लेकर करिए, आप 5 साल के भी अगर आप PYQ कर लेते हैं, टॉपिक वाइज कर लेते हैं, थीम वाइज कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करना है। मेंस आंसर राइटिंग का जो सबसे बड़ा नो है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, वो ईगो में नहीं फंसना है। हमें वो नहीं लिखना है जो हमको आता है, हमें वो लिखना है जो पूछा गया है। इसके लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके टेस्ट सीरीज में कम अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप ज़रूर मेंटोर की हेल्प लीजिए, आप पुराने अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, आप पुराने सिलेक्टेड बंदों की हेल्प लीजिए, कहीं से भी लीजिए जहाँ से आपको इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिले। क्योंकि नहीं एक्सेप्टेबल होता है कोई भी हार्श ओपिनियन इतना मेहनत करने के बावजूद भी। यूपीएससी में, मेंस में, आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर का बहुत रोल रहता है। बहुत सारे लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, बहुत सारे लोग पॉइंटर में लिखते हैं। मैंने दोनों करके देखा हुआ है, दोनों एक्सट्रीम ट्राई किया है। एक बार पैराग्राफ एक्सट्रीम ट्राई किया है, एक बार पॉइंटर एक्सट्रीम ट्राई किया है, बट दोनों बार मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हुए हैं। तो मेरी जो समझ बनी है वो ये है कि अगर आप क्वेश्चन की डिमांड से अपना स्ट्रक्चर की गाइड लेंगे, अगर उसने क्रिटिकली एनालाइज पूछा हुआ है, अगर आप उसमें 1-2 पैरा डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसने जो है एक्सप्लेन पूछा हुआ है, 1-2 पैराग्राफ डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल डालने सब्सटेंशिएशन के लिए करंट अफेयर का बहुत हु हल्ला रहता है। मुझको ये लगता है कि प्री से ज़्यादा अगर करंट अफेयर का रोल है तो वो मेंस में है। मेंस में चूँकि स्टैंडर्ड पॉइंट प्रो एंड कॉन सबके सेम है, आप किन एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। और ऐसे एग्जाम्पल लिखने, ये नहीं कि बहुत ही फ्रिंज एग्जाम्पल हो कि कोई एक सुदूर स्टेट के, कोई एक छोटे से पंचायत के म्यूनसिपल पार्टी में कुछ हुआ हो। जिन एग्जाम्पल जो करंट हैपनिंग पे एडिटोरियल आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, न्यूज बन रही है, बड़ी न्यूज बन रही है, उन एग्जाम्पल को आप नोट करते जाइए। अब जैसे कि ये ऑफिस ऑफ गवर्नर है, अभी इतना कंट्रोवर्सी था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, अभी उसमें डिबेट हुआ है, उसके 2-3 पॉइंट आपने लिख लिए। एग्रीकल्चर का है कि एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग का क्या रोल है, अभी उसमें आया हुआ है। प्रोडक्टिविटी का है, अभी एक धन योजना शायद आई हुई है, उसको रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं। उनका नोट्स जो है करंट अफेयर का मेंस में, ये बहुत ज़्यादा रोल रहता है। कुछ हम लोग मिस्टेक्स करते हैं प्री और मेंस में, उनको मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो प्री में ये है कि आप कोई भी फार्मूला बना के मत जाओ कि साइंस एंड टेक में डी टिक कर दूंगा। अब कई बार डी ऑप्शन गलत आ रहे हैं, या कोई कीवर्ड की फैक्ट्स आ रहे हैं, डेट आ रही हैं, या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ऑल वाला, सारा वाला, तो वो ज़रूरी नहीं गलत हो, आप उसको देख लो, आप उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल हो सकते हो, लेकिन आप उसको पक्का गलत मान के मत जाओ, ये मैं बोलना चाहूँगा। दूसरा, रिजिडिटी, आप अपना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसका फिक्स करके मत जाओ, उसका वहीं पे जाके डिसाइड करो पेपर को देख के। दूसरा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कई सारे लोग बोलते हैं कि इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, आप एंशिएंट मिडवल को इग्नोर करने का कई सारे लोगों ने बोला हुआ है। मैं तो यही बोलूँगा, मत करो। प्री में भी उससे आधे क्वेश्चन आने लगे हैं। और जैसे IR एक सब्जेक्ट है, कई बार लोग बोलते हैं कि IR को प्री के बाद आप कर सकते हो। अब 2023 में
आईआर से रिलेटेड जो लोकेशन वाले क्वेश्चन आए थे वो 12 क्वेश्चन थे। और लोकेशन आपको ऐसे नहीं याद होगी, अगर आपने आईआर पढ़ा हुआ है, अगर आपको अफ्रीका की कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया है, इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया है, रसिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया है, तब आपको वो लोकेशन अच्छे से याद हो पाएंगी। तो मेरा तो यही है कि आप प्री और मेंस की कंबाइंड तैयारी कीजिए, और इनकी कोई अलग तैयारी है नहीं। ये प्री के लिए जो है कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। मेंस के लिए मैं ये बोलूँगा कि मेंटल मैपिंग एक आसान रास्ता लगता है कि मेंटल मैपिंग पीवाईक्यू की कर लेते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आपको लिख के देखना चाहिए, भले 5 ईयर के लिखिए, क्योंकि थिंकिंग एंड राइटिंग में बहुत डिफरेंस हो जाता है। और दूसरा ये है कि आंसर राइटिंग में कभी भी परफेक्शन नहीं आएगा। तो अगर आप में कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहे हैं, तो उसको पॉजिटिवली लीजिए, इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए, और परफेक्शन नहीं आएगा। क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है और मैं हर स्टेज में फेल हुआ हूँ। प्री के बाद फेल हुआ हूँ, मेंस के बाद फेल हुआ हूँ, और फाइनल मेरा 3rd इंटरव्यू था। दो इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल लिस्ट में भी जो है वो सिलेक्शन नहीं आया हुआ है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लक का बहुत बड़ा रोल होता है आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में। जिन लोगों का भी नहीं हुआ है तो मैं उनके साथ कम्प्लीटली एम्फेसाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं फेलियर के साइड ही बहुत सालों से रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि फेलियर से ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग कुछ भी नहीं होता है। पुरानी बी.आर. चोपड़ा वाली महाभारत में एक अर्जुन का एक डायलॉग है जो वो उत्तर से बोलते हैं कि असफलता जो है बहुत कड़वी होती है, युधिष्ठिर को वो कंक बना देती है और अर्जुन को वरहंडला। वही है, मतलब कि वो आपको अंदर से तोड़ देती है। यू बिगिन टू क्वेश्चन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप ये भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि आप खाना सही खाते हैं कि नहीं, आप सही से बोल चाल रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल सही है कि नहीं, आप लोगों से बिहेव सही कर पा रहे हैं कि नहीं, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। सारे फेल्योर के बाद बहुत रोना आएगा। मैं पहला प्री फेल किया था तो 2 महीना नहीं पढ़ पाया था। मेंस फेल किया जब मैं इंटरव्यू देने के बाद में, तब भी 2 महीना नहीं पढ़ पाया। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। फेल्योर प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी है अगर कि आपको ये क्यों करना है, आपके मम्मी पापा ने कितना सेक्रीफाइस किया हुआ है, उन्होंने किस तरीके से आपके लिए रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो आई थिंक आप फेल्योर से भी कर जाएंगे। और अगर आप ये गोल लेके आए हैं तो लगे रहिए। अगर मैं एक भी अटैम्प्ट में छोड़ देता तो मेरा नहीं हो पाता। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं उनका कॉल वगैरह आया करता है कि परफेक्शन की बीमारी, यूपीएससी की जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक भी दिन आपकी प्रिपरेशन का परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप जो भी टारगेट बनाएंगे आप उसका 60-70% भी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो अपने आप को बहुत ही हार्शली नहीं जज करना है। अगर आप अपने आप को हार्शली जज कर देंगे तो आपको अगले दिन बेटर करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। तो रात को जब सोने जाना है तो ये करना है, कोई बात नहीं, आज अच्छा किया, कल और बेटर करना है ये। और एक बात और आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि प्रिपरेशन तो आपकी परफेक्ट नहीं होगी, और कोई एक ऐसा वीक भी नहीं होगा कि आप 7 दिन पढ़ पाएँ। हो सकता है किसी दिन मंडे को ही आपका मन ना लगे, या किसी दिन थर्सडे को ना मन लगे, या किसी दिन सैटरडे को जाके ना मन लगे। तो आपको ये अवेयरनेस रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। तो जब मन नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं बैठे रखना है। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है कि शायद मैं एग्जॉस्ट कर गया हूँ, मेंटली इमोशनली एग्जॉस्ट कर गया हूँ, तो अगर आप में वो अवेयरनेस है तो आप अपनी हॉबी की तरफ जाइए। जैसे मैं वेब सीरीज़ और फिल्म का, अच्छी फिल्म का, हॉलीवुड फिल्म का बहुत शौकीन हूँ। सारी फिल्म जो भी अच्छी वेब सीरीज आया करती हैं, क्रिटिकली अक्लेम्ड, वो मैं देखता हूँ। तो आपका एक रिफ्यूलिंग टैंक होना चाहिए कि जब आप एग्जॉस्ट हो गए हैं मेंटली, फिजिकली, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप वो कर लो, और उसमें गिल्ट नहीं है। कोई भी बंदा 7 के 7 दिन नहीं पढ़ पाएगा, कोई भी बंदा। आप ये मत सोचो कि आपके साथ ही हो रहा है। एक इसमें मैं चीट कोड फॉलो करता था, धीरे धीरे आ जाएगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड का, कि कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, मुझे 6-6.5 घंटा पढ़ना है। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अगर आप बना के चलेंगे तो आप कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर पाएंगे। और ये जो सेटबैक है, मान लो कोई दिन आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपने कुछ हॉबी कर ली, आप कहीं घूमने चले गए, बुक पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, तो 5-6 घंटे में ही हो गया, और 6 घंटा फिर भी आप पढ़ लेंगे। तो 6 घंटे की थ्रेशोल्ड, आपका कुछ भी हो सकता है, मेरा ये था। तो ये मेरी जो है जर्नी का एक्सपीरियंस था, और कंसिस्टेंसी इस जर्नी का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। परजीवरेंस जो है उसको मेंटेन करते रहना है। और आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप दिल्ली क्यों आए थे, क्योंकि प्रिपरेशन में
और फेलियर्स के बाद जो है कहीं ना कहीं हम वो बात भूल जाते हैं कि दिल्ली हम कौन सा ड्रीम लेके आए थे। उसमें बहुत ही इनोसेंस होती है और वो बहुत फायर अप करती है। किसी को पेरेंट्स का ड्रीम होता है, खुद का ड्रीम होता है, कुछ भी हो सकता है, वो बहुत ही पर्सनल होता है और वही मोटिवेट करने की असली चीज़ होती है। तो वो आप याद रखिए और मैं विश करता हूँ कि आप सभी की जर्नी मेरी जितनी लंबी ना हो। आप अपनी गलतियों को, आप अपनी चीज़ों को फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ही एनालाइज कर लीजिए, उनको इम्प्रूव कर लीजिए और अच्छा करिए। और क्योंकि आप जब भी अटेम्प्ट दीजिए ना तो मेंस को बहुत ही अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका हर बार ऑप्शनल में अच्छा ही नंबर आ जाएगा। इंटरव्यू का भी मेरा जर्नी जो है वो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट का रहा है। फर्स्ट इंटरव्यू में 149, देन 171, देन 195। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो चीज़ रियलाइज हुई है कि अगर आप इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहते हैं, कई बार क्या है ना कि ट्रेनिंग में मॉक के थ्रू क्या होता है कि बहुत हम अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेन करने लगते हैं कि ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये गलत है, वो गलत है। 3-4 साल की हमारी प्रिपरेशन है, हम कोई आउटलैंडिंग चीज़ बोलेंगे ही नहीं। हमको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वैलिड चीज़ क्या है। आपको कितना भी वो प्रोवोक करें कि एनकाउंटर जस्टिस अच्छी बात है, आपको नहीं करना है कि भाई, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ, आपको रूल ऑफ लॉ पे स्टिक करना है। तो अगर आप इंटरव्यू में जो आपका नेचुरल सेल्फ है, अब ये बोलना आसान है, क्लीशे है, लेकिन अगर आप वो बोलेंगे जिसमें आप ऑनेस्टली यकीन करते हैं, तो वो अलग जो है, अलग क्रेडिबिलिटी से आता है, अलग कॉन्फिडेंस से आता है। बोलने में आप उसको फिर डिफेंड भी कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू का भी एक फाइनल बेट रहेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। DKT चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारी टॉपर स्ट्रेटजी देखी हुई हैं, जब बहुत सारा, क्योंकि मैंने मेरे इथिक्स में नंबर नहीं इम्प्रूव किए हुए हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा। एक मैडम थी प्रीवियस सिलेक्शन की जिनके 131 था, उनका मैंने 131 मार्क्स था, उनकी स्ट्रेटजी मैंने देखी है। लास्ट ईयर AIR 1 की स्ट्रेटजी देखी हुई है। बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी इस चैनल पे देखी हुई है। तो इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।